हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हरियाणा के इम्पोर्टेंट लेक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो लेक है वो है गुरुग्राम की कुछ झीलें हैं, जैसे कि दमदमा झील है। दमदमा झील जो है हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि सोहना गुरुग्राम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दमदमा झील का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3000 एकड़ यानी कि 12.14 किलोमीटर है। और इस झील के बीच में ड्रीमलैंड आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट जो है वो बना हुआ है। और ये झील अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, यानी कि इस झील के चारों तरफ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। दमदमा झील सुखना लेक, देखिए सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। तो सुखना लेक जो है चंडीगढ़ के अंदर, उससे 4 गुना अधिक बड़ी है दमदमा झील। सुल्तानपुर झील जो है नेक्स्ट झील है। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में ही है। ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुग्राम से फर्रुखनगर में। देखिए अगर ऑप्शन में आता है फर्रुखनगर तो आप फर्रुखनगर को टिक करोगे, लेकिन अगर ऑप्शन में फर्रुखनगर नहीं है तो हो सकता है वहाँ पर सुल्तानपुर विलेज भी दिया गया हो। तो सुल्तानपुर विलेज भी आपका सही ऑप्शन है, फर्रुखनगर भी सही है। लेकिन अगर फर्रुखनगर और सुल्तानपुर में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन जो है गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है। जब शुरुआत में सुल्तानपुर झील का जो क्षेत्रफल था वो 325.17 एकड़ था। इसे 1970 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो है विदेशों से पक्षी आते हैं, इसी वजह से इसको 1970 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। लेकिन 1989 में इसको एक रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, यानी कि इसको अपग्रेड कर दिया गया था। इस झील पर हर साल 100 से भी ज़्यादा प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी का मतलब है दूसरे देशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं। सर्दियों के मौसम में वो यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? एक तो जो है लद्दाख से आते हैं 12 हेडेड गुंजे नाम का पक्षी जो है वो लद्दाख से आता है। और इसके अलावा जो है साइबेरियन जो सारस होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। साइबेरियन सार्स जो है साइबेरिया से आते हैं और वो सर्दियों के बाद वापस चले जाते हैं। इसके अलावा गुड़गांव की जो तीसरी इंपॉर्टेंट झील है वो है बसई झील। ये जो है इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते बसई झील से रिलेटेड। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गुरुग्राम की झीलों से, वो एक है दमदमा झील, ठीक है। आपकी दूसरी रहेगी सोहना झील, खलीलपुर झील, और जो है आपकी सुल्तानपुर झील, ठीक है। खलीलपुर और सुल्तानपुर झील। वैसे तो एचएसएससी ने माना है कि हरियाणा में कुल 5 ही झीलें हैं। अगर क्वेश्चन आया था एक बार कि हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं, तो एचएसएससी ने 5 ऑप्शन को सही माना था। लेकिन 5 झीलें तो आपके अकेले गुरुग्राम में ही हो जाती हैं, जिनमें से 4 मैंने आपको बताया 4 फेमस हैं। एक तो है खलीलपुर झील, दमदमा झील, सोहना झील और सुल्तानपुर झील। ये चारों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें हैं, जैसे कि बसई झील है, ये आर्द्र भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कृष्णावती और पुरुषोत्ती नदी जो थी वो यहाँ पर आकर मिलती थी गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा जो है खलीलपुर झील, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 जो लेक्स हैं उनके अंदर आती है। ये झील जो है पटौदी तहसील के अंतर्गत आती है। और खलीलपुर झील ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती है, यानी कि गर्मी के मौसम में जब पानी नहीं होता है उस टाइम पे सूख जाती है, और जैसे ही मानसून आते बारिश होती है तो उस टाइम में इसमें पानी भर जाता है। इस झील का विस्तार जो है 607 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगली झील है भीमकुंड झील, गुरुग्राम के भीमनगर में 10 एकड़ में स्थित है। और इसको जो है कई बार पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को भीमकुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ना ही जो बहुत सारे एरिया में फैली हुई है। ये छोटी सी एक झील है जिसको कि पिच्चोखेड़ा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। घाटा झील जो है गुरुग्राम के 58 सेक्टर में है। इसके बाद आते हैं सोहना झील। सोहना झील भी गुरुग्राम में है, और ये माना जाता है कि इस झील में जो है आप सबने सुना होगा सोहना कुंड, वहाँ पर स्नान करने से जो चर्म रोग होते हैं, यानी कि शरीर के जो चमड़ी के जो भी रोग होते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर जो है सल्फर और गंधक की मात्रा पाई जाती है, और उसी सल्फर और गंधक की मात्रा की वजह से चर्म रोग जो है ठीक हो जाते हैं सोहना कुंड के अंदर नहाने से। फरीदाबाद की कुछ प्रमुख झीलों की बात करते हैं। तो फरीदाबाद की प्रमुख झीलों में सबसे पहले नाम आता है बड़खल झील का। बड़खल झील जो है हरियाणा की प्रमुख झील है, और ये एक मानव निर्मित झील है। देखिए ये एक प्राकृतिक झील नहीं है। प्राकृतिक और मानव निर्मित में क्या डिफरेंस होता है?
प्राकृतिक होती है, अपने आप से बनी हुई, जो किसी न किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से बनती है, वो प्राकृतिक झील होती है। लेकिन मानव निर्मित झील होती है जो मनुष्य ने बनाई है। मयूर झील जो है, इस झील के पास ही एक दूसरी झील है। तो मयूर झील भी कहाँ पर रहेगी? बड़खल झील के पास में रहेगी। कहाँ पर? फरीदाबाद में। इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए जो है 1947 में किया गया था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे सबसे मेन जो मुद्दा था वो ये था कि किस तरीके से देश की जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की है, तो उसका पेट कैसे भरा जाए। तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास यही था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कृषि जो उत्पाद है, उनको जो है ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। तो उसके लिए सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। सिंचाई के बिना फसलों का उत्पादन बढ़ाना इतना ज़्यादा जो है नामुमकिन सा एक तरीके से हो सकता था। तो इसीलिए सिंचाई परियोजनाओं का जो अपनाया गया था, और उन्हीं सिंचाई परियोजनाओं के तहत 1947 में किसका निर्माण किया गया था? बड़खल झील का निर्माण किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भूमि के कटाव को रोकना था। अब भूमि, इसे देखिए, दो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। एक तो सिंचाई परियोजना, यानी कि हम खेती के लिए, कृषि के लिए जो है पानी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य था भूमि के कटाव को रोकना। बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है, और इस गांव का नाम फारसी भाषा से लिया गया। देखिए, जैसा कि सुल्तानपुर झील में था ऑप्शन, आप ये चीज़ रट लोगे कि बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और अगर ऑप्शन में फरीदाबाद नहीं है, वहाँ पर दे दिया बड़खल गाँव, ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन सही करना पड़ेगा? बड़खल गाँव, ठीक है। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है, बड़खल गाँव दे रखा है। इस गाँव का नाम फारसी भाषा से लिया गया है। बड़खल का मतलब क्या होता है? बिना किसी रुकावट के। बड़खल झील जो अरावली रेंज है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, उनसे घिरी हुई है। इसके बाद धोद झील भी जो है फरीदाबाद में ही है। फरीदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये झील स्थित है। फिर बात आती है मयूर झील की। हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि मयूर झील जो है बड़खल झील के पास में ही एक झील है। फिर है अनंगपुर झील। अनंगपुर झील जो है अनंगपुर गांव में है, फरीदाबाद में स्थित है। अगर ऑप्शन में आपको अनंगपुर गांव मिलता है तो अनंगपुर गांव, अदरवाइज फरीदाबाद। फिर है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील यानी कि सूर्य की झील, सूरजकुंड झील भी जो है फरीदाबाद में ही है, और 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय है। ये जो है अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूरजकुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा ने कराया था। देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो है आंसर में आपको सूरजमल मिलेगा, कहीं पर अनंगपाल द्वितीय मिलेगा, कहीं पर आपको सूरजपाल तोमर मिलेगा। तो ये तीनों एक ही इंसान के नाम है। इसका निर्माण जो है वो अनंगपाल द्वितीय ने कराया था, सूरजमल ने कराया था, या फिर सूरजपाल तोमर ने कराया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सूरजकुंड का निर्माण जो है वो तोमर वंश के राजा सूरजमल ने, या फिर सूरजपाल तोमर ने, या फिर अनंगपाल द्वितीय ने कराया था। तो तीनों एक ही इंसान के अलग अलग नाम हैं। सूरजकुंड में हर साल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित होता है। आप सबको पता है फरवरी के महीने में यहाँ पे जो है हर साल मेला लगता है, जिसमें कि जो आपके क्राफ्ट्स होता है उसको ज़्यादा जो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। सूरजकुंड के पास स्थित भट्टी वन्यजीव अभयारण्य भी है। इसके बाद नूह जिले की कुछ झीलें आती हैं। तो नूह जिले के अंदर जो सबसे पहली झील है वो है कोटला झील। नूह जो है मेवात का नाम बदल के नूह कर दिया गया है। पहले इसका नाम जो है मेवात होता था, उससे पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम होता था। अब जो कोटला झील है वो नूह जिले के कोटला गांव में स्थित है, और कोटला झील मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा है। तो मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा कौन सी झील है? कोटला झील है। नूह जिले में स्थित कोटला झील का कुल क्षेत्रफल जो है वो 20 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। नूह और फिरोजपुर झीरका पहाड़ी की श्रृंखला के पूर्व अवस्थित है। गांव कोटला एक छोटे से घाटी में स्थित है जो कि पूरी तरह से पहाड़ी से घिरा है, और इसी के पास है कोटला झील। 1838 में इस झील के पानी को संगेल उर्फ उजीना झील की तरफ मोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था, जिसको बाद में किस जगह तक बढ़ाया गया है? उजीना तक। देखिए, उजीना झील भी कहाँ पर रहेगी? आपके मेवात में ही रहेगी। तो ये दो अलग अलग झीलें हैं। उजीना झील में पानी जो है कहाँ से लेके जाया गया है? कोटला झील से ही ले जाया गया है। और ये कब बनाया गया था इसका पानी उजीना झील में ले जाने के लिए? तो वो 1838 में एक बांध बनाया गया था, जिससे कोटला झील का पानी उजीना झील तक लेकर जाया गया है। फिर है करनाल जिले में स्थित झीलें। तो करनाल में जो झीलें हैं उनमें से सबसे प्रमुख रहेगी कर्ण झील। माना जाता है कि इसका निर्माण जो पांडव होते थे उन्हीं में से एक, मतलब वैसे तो वो पांडवों के भाई थे लेकिन कौरवों के साथ रहते थे, तो कर्ण के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। इसी वजह से इसको कर्ण झील कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? करनाल के उचाना गाँव में स्थित है।
और इसका नाम जो है किसके नाम पर है, सूर्यपुत्र यानी कि सूतपुत्र कर्ण के नाम पर है, ठीक है, जो कि कुंती पुत्र था लेकिन पांडवों के साथ रहता था और उसका पालन पोषण जो है एक सूत ने किया था। कर्ण झील को करनार चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है, इसको करनार चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ है, 1972 में हुआ है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि 1972 में कर्ण ने इसका निर्माण करवाया था, ये जो है बाद में इसका एक तरीके से पुनर्निर्माण आप कह सकते हैं। इस झील को कर्ण के नाम पर कर्णताल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कर्णताल के नाम से। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित झीलें, तो कुरुक्षेत्र में जो झीलें स्थित हैं उनमें से सबसे पहले नाम आता है सन्निहित सरोवर का। देखिए सन्निहित सरोवर ऐसा भी माना जाता है कि जैसे भूत प्रेत वगैरह की जो आस्थाएं होती है लोगों की, उनसे रिलेटेड भी इसको माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा में भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसे माना गया है, तो वो माना गया है सन्निहित सरोवर को। सन्निहित सरोवर कहाँ पर है, पेहवा रोड पर है और कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ पर जो तीर्थयात्री होते हैं वहाँ पर अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। कई बार सूर्य ग्रहण के समय भी यहाँ पर लोग जो है जाते हैं, श्रद्धालु जो भी हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं। और माना जाता है कि इस जो झील है ये, इसमें स्नान करने से 1000 अश्वमेध के इक्वल जो है फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के समय तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे होते हैं और इस जगह के आगंतुक जो पुरोहित हैं वो स्थानीय रूप से जाने जाते हैं। फिर स्थानीय रूप से पांडव के नाम से इनको जाना जाता है, पांडव कहा जाता है इनको। जो देश के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से आने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि इस झील में, इस सरोवर में स्नान करने के लिए कौन से तीर्थयात्री आए, किस टाइम पे आए, उनके पूर्वजों के नाम वो सारे उनके पास रिटर्न में होते हैं। सन्निहित सरोवर हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह पनोरमा और श्री कृष्ण संग्रहालय के पास में स्थित है। देखिए जो पनोरमा श्री कृष्ण संग्रहालय है उसके पास में ही सन्निहित सरोवर जो है वो विद्यमान है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख किया गया है और गुरुद्वारा छठी पातशाही के पास में भी है। मतलब इसके पास की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सन्निहित सरोवर के आसपास हैं। सन्निहित सरोवर के पास ही एक और भी मंदिर है जो कि दुख भंजनेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, एक नारायण मंदिर है और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। देखिए ये 2 अलग अलग टेम्पल्स हैं, एक तो नारायण मंदिर है और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है दक्षिण भारत की कला का वैभव उसमें देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र को जो है मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। इसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में ही है और माना जाता है कि इसके निर्माता कौन थे, भगवान ब्रह्मा थे। और सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर भी पवित्र पानी में डुबकी लेने से माना जाता है कि अश्वमेध यज्ञों के इक्वल जो है फल मिलता है। और स्थानीय जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा माना जाता है कि इस टैंक को पहली बार कौरव और पांडवों के पूर्वजों राजा कुरु ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, आप सबको पता है जो कौरव और पांडव थे उनके जो पूर्वज रहे हैं कुरु, उन्होंने इसकी खुदाई की थी। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर के दरबार के भी कुछ लोग अकबर के साथ आते थे, जैसे कि अबुल फजल है, वो भी इस माना जाता है कि उन्होंने भी इस सरोवर का वर्णन किया है। स्थानीय परंपरा के अकॉर्डिंग महाभारत में युद्ध में उनकी जीत के प्रतीक के रूप में इस सरोवर के बीच में जो द्वीप है उसमें युधिष्ठिर द्वारा एक टावर बनाया गया था। उसी द्वीप परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कूप है और सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। ये जो मंदिर है इसी के बीच में ये जो सरोवर है इसी के बीच में एक मंदिर है जिसको कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। परंपरा के अकॉर्डिंग क्या है, माना जाता है कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था और नवंबर दिसंबर में ब्रेम रोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर जो गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, इसी सरोवर के तट पर किया जाता है, ब्रह्म सरोवर के तट पर। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। देखिए एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पर ब्रह्म सरोवर की दी गई है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। यानी कि ये एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ सरोवर नहीं है, ये मानव निर्मित सरोवर है और एशिया का, देखिए भारत का नहीं, यहाँ पर बात हो रही है एशिया का। तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी सरोवर हैं उन सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर है, जिसका उल्लेख महाभारत और वामन पुराण में भी मिलता है। ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? श्रवणनाथ ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्म सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो श्रवणनाथ ने करवाया था। ब्रह्म सरोवर के बीच में पुरुषोत्तमपुरा बाग है, जहाँ एक तरफ आरती स्थल है और एक विशालकाय रथ है जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। पुरुषोत्तमपुरा बाग में जो है कात्यायनी देवी मंदिर है, इसके अलावा चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप है, और फिर जो है सिद्ध श्री पवनमुखी हनुमान मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। फिर बात करते हैं रोहतक में स्थित झीलों की। तो रोहतक में जो झील है उसका नाम है तिलियार झील, ठीक है। तिलियार झील रोहतक जिले के अंदर है और हरियाणा में जो है इसके दिल्ली मार्ग पर जो है स्थित है और 132 एकड़ में स्थित है। कितने एकड़ में स्थित है? 132 एकड़ में स्थित है। और इसके पास में ही रोहतक में एक चिड़ियाघर भी है, इसमें बोटिंग वगैरह भी जो है मतलब नौका चालन वगैरह की भी सुविधा यहाँ पर है। पलवल जिले में स्थित झीलें। तो पलवल में स्थित जो झीलें हैं उसमें सबसे पहले बात आती है डबचिक झील की। डबचिक झील कहाँ पर है? पलवल में है। हरियाणा पर्यटन स्थल के अधीन डबचिक पर्यटन स्थल वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था और इस पर्यटन स्थल की आधारशिला तत्कालीन राज्यपाल BN चक्रवर्ती ने रखी थी। यानी कि ये जो डबचिक झील है इसकी आधारशिला एक पर्यटन स्थल के रूप में किसने रखी थी? BN चक्रवर्ती ने, जो कि उस टाइम पे राज्यपाल होते थे। कब? 1975 में। इसके बाद जो है डबचिक झील 22 एकड़ में स्थित है, पलवल के अंदर है डबचिक झील। डबचिक झील पलवल के होडल में स्थित है। देखिए ये होटल लिखा हुआ है, कहाँ पर स्थित है? होडल में स्थित है। होडल जो है पलवल के अंदर ही है और 1985 से 86 में ये झील जो है सूख गई थी, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं है। पंचकुला में स्थित झीलें। टीकरताल थी झील। टीकरताल झील जो है वो कहाँ पर है? पंचकुला में है। पंचकुला में झील जो है मोरनी हिल्स में स्थित है। देखिए मोरनी हिल्स जो है वो हरियाणा के सबसे एक तरीके से एकमात्र हिल स्टेशन कह सकती हैं। हरियाणा में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हरियाणा का हिल स्टेशन है। मतलब कि पर्वतीय स्थल जो है वो एक अकेला मोरनी हिल्स ही है, मोरनी की पहाड़ियों के नाम से जिसको जाना जाता है। और मोरनी हिल्स को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, मतलब जो है बहुत ही सुंदर है ये देखने में। और मोरनी हिल्स की सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो 1514 मीटर है और इस चोटी का क्या नाम है? करोह है, ठीक है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह है। कौन सी हिल्स में है? मोरनी हिल्स में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है। और यहीं पर क्या है? टीकरताल झील है। टीकरताल के पास में ही एडवेंचर स्पोर्ट्स भी स्थित हैं। इसके बाद आती है हरियाणा में स्थित झीलें। हरियाणा में हिसार में स्थित झीलें। हिसार में जो झीलें हैं उसमें से सबसे पहले नाम आता है ब्लूबर्ड झील का। देखिए दो झीलें हैं, एक तो है ब्लूबर्ड जो है वो हिसार में है, दूसरी है ब्लैकबर्ड झील जो है वो हांसी में है, ठीक है। आपको याद रखना है ब्लूबर्ड हिसार में है और जो ब्लैक बर्ड है वो हांसी में है। हिसार में स्थित जो ब्लूबर्ड झील है उसके आसपास के वेटलैंड और पार्क 52 एकड़ में फैले हुए हैं और झील के अपने आप में कितनी जगह है? 20 एकड़ जगह है। सत्वर वाटिका हर्बल पार्क और गांव धनुषा में हिरन पार्क इस झील के आसपास के क्षेत्र हैं। फतेहाबाद में स्थित झीलें। सबसे पहले बात आती है चिली झील की, फतेहाबाद के अंदर। तो फतेहाबाद में स्थित चिली झील में ही स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है। स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क कहाँ पर है? चिली झील के अंदर है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। यमुनानगर में स्थित झीलें। यमुनानगर में जोहर हथनीकुंड। देखिए जो हथनीकुंड झील है, हथनीकुंड बैराज है, वहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो है हरियाणा में सिंचाई करती है, पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई करती है। यमुनानगर में स्थित जोड़ हथनीकुंड का निर्माण 1966 में शुरू हुआ था और 1999 में ये बनकर तैयार हो गया था। इस कुंड की कुल लंबाई 360 मीटर है। हरियाणा की कुछ अन्य झीलें। संजीत सरोवर थानेसर कुरुक्षेत्र में पवित्र जलाशय है। हथनीकुंड ताजेवाला हेड यमुनानगर, जिसकी अभी हमने बात की थी। हथनीकुंड बैराज, हथनीकुंड या फिर ताजेवाला हेड इसको कहा जाता है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहाँ से नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर है और दूसरी जो है पूर्वी यमुना नहर। सुखना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। इसके अलावा झज्जर के अंदर भिंडावास झील है, जिसको कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसी के पास में दूसरी झील है खप्परवास झील।
फिर है बसोलन झील जो पिंजौर पंचकुला में है। डाबर झील मुरथल सोनीपत में है। देहावली झील मुरथल सोनीपत में है। डोहला झील सोहना गुरुग्राम में है। अब हमने सारी की सारी झीलों को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो इन झीलों से बन सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म सरोवर झील को किस भगवान के द्वारा खोदी गई माना जाता है? तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है भगवान ब्रह्मा द्वारा। हथनीकुंड कहाँ पर है? ताजेवाला। ताजेवाला कहाँ पर है? यमुनानगर में। करण झील कितने एकड़ में फैली हुई है? तो करण झील अभी डिस्कस किया था हमने, कितने एकड़ में फैली हुई है? 17 एकड़ में। करण झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। बड़खल झील किन पहाड़ियों से घिरी हुई है? बड़खल झील जो है वो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। ठीक है, कौन सी झील है हरियाणा की सबसे बड़ी झील? दमदमा झील। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। किस झील को मेवात क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है? अभी पढ़ा था। कौन सी झील है? कोटला झील है। हरियाणा में डोहला झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। कोटला झील कहाँ पर है? मेवात में है। बड़खल झील कहाँ है? बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में। धोज झील कहाँ है? धोज झील भी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में हमने 2 ही झीलें पढ़ी थी, बड़खल झील और धोज झील। इसके बाद मयूर झील। मयूर झील हमने पढ़ा था कि जो बड़खल झील है उसी के पास में एक छोटी सी झील है जिसको कि मयूर झील कहा जाता है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। करण झील करनाल में है, जो कि चक्रवर्ती करण के नाम से जानी जाती है। इसका नाम जो है वो किसके नाम पे पड़ा है? करण के नाम पे पड़ा है। टीकरताल झील कहाँ पर है? तो टीकरताल झील जो है वो मोरनी हिल्स यानी कि पंचकुला के अंदर है। चीली झील कहाँ है? चीली झील जिला फतेहाबाद के अंदर है। तिलियार झील कहाँ पर है? तिलियार झील जो है रोहतक में। रोहतक की एक अकेली एकमात्र झील है तिलियार झील। डबचिक झील कहाँ पर है? होडल में। होडल जो है पलवल के अंदर है। भिंडावास झील किस राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? तो हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास झील है। भिंडावास झील को कब वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसको वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है 1985 में। सूरजकुंड झील की खुदाई कब की गई थी? तो सूरजकुंड झील की खुदाई जो है 11वीं शताब्दी में की गई थी। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर या फिर अनंगपाल द्वितीय अनंगपाल तोमर ने। तीनों जो है एक इंसान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें कौन कौन सी हैं? तो हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें अभी हमने पढ़ी हैं। ब्रह्म सरोवर झील है, करण झील है, ब्लूबर्ड झील है, सूरजकुंड झील है, या फिर जो आपकी सोहना झील है, दमदमा झील है। ब्रह्म सरोवर झील को किस भगवान के द्वारा खोदी हुई माना जाता है? भगवान ब्रह्मा के द्वारा। पहले भी पढ़ा था। ब्रह्मा नदी का वर्णन किसने अपनी किताब में किया है? तो ब्रह्मा नदी का जो वर्णन है वो अलबरूनी ने किया है। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। किसकी पुस्तक का नाम है? अलबरूनी की पुस्तक का नाम है, जो कि एक यात्री यहाँ पर दूसरे देश से आया था। बड़खल झील कितने एकड़ में फैली हुई है? बड़खल झील 206 एकड़ में फैली हुई है। सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजपाल तोमर ने। मिलन स्थल किसे कहा जाता है? जो सन्निहित सरोवर है उसको सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल कहा जाता है। ताजेवाला बांध कहाँ पर स्थित है? हथनीकुंड यमुनानगर के अंदर है। बड़खल झील दिल्ली से कितनी दूरी पर स्थित है? तो मात्र 31 किलोमीटर की दूरी पर है बड़खल झील, जो कि कहाँ पर है? फरीदाबाद में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। दमदमा झील कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। और सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? फर्रुखनगर में। मैंने आपको बताया था ऑप्शन में अगर गुरुग्राम है तो गुरुग्राम टिक करोगे, गुरुग्राम नहीं है, फर्रुखनगर है तो फर्रुखनगर राइट आंसर रहेगा। और अगर फर्रुखनगर भी नहीं है, सुल्तानपुर विलेज है तो सुल्तानपुर विलेज सही रहेगा। करण झील कितने एकड़ में फैली हुई है? तो करण झील 17 एकड़ में फैली है। और करण झील का निर्माण कब हुआ था? तो करण झील का निर्माण 1972 में हुआ था। बड़खल झील किन पहाड़ियों से घिरी हुई है? बड़खल झील जो है अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। बड़खल झील हमने अभी डिस्कस किया था, कहाँ पर है? फरीदाबाद में। बड़खल झील अरावली की पहाड़ियों से कब घिरी थी? 1947 में, क्योंकि बड़खल झील जो है वो 1947 में ही बनाई गई थी। मैंने आपको बताया था इसको जो है किस लिए बनाया गया था, ताकि भूमि का कटाव ना हो और सिंचाई की प्रयोजना को पूरा करने के लिए। बीबीपुर झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो आज हमने बहुत सारी झीलों के बारे में पढ़ा। हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम झीलें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया, और उनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे कि किस तरीके से क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।